नमस्कार प्यारे साथियों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्ययन इस समय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी के क्लास 6 का क्लासेज चल रही हैं। आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 6 का। इसके पहले हम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का अध्ययन कर चुके हैं। 5 में हम लोग अध्ययन किए थे कि पृथ्वी के जो मंडल हैं उसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। 6 में हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी एनसीईआरटी की डेली क्लासें लगातार चल रही हैं। अगर इसमें आपको पूरी एनसीईआरटी की क्लासें देखनी है तो प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो आज का चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी के स्थल रूप हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इसमें देखेंगे, इसमें बताया गया है कि आपने इससे पहले कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा और आप इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह, इसमें पृथ्वी की जो सतह है सभी जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं दबी हुई है तो कहीं उठी हुई है। मतलब उसका आकार जो है वो एक जैसा नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ नीचे तो कुछ समतल होते हैं। ये आपने देखा होगा, पृथ्वी के बारे में इतना अध्ययन आप कर चुके होंगे। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस रूप पर आप खड़े हैं, जिसमें आप खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि जो पृथ्वी घूम रही है उसकी ये बात कर रहा है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ऊपर उठने और धंसने का मेन कारण ये बता रहा है कि जो पृथ्वी की गति हो रही है उसी की वजह से कहीं ऊपर उठ जा रही है तो कहीं नीचे धंस जा रही है। जैसे एक इसमें छोटा सा पर्वत श्रृंखला का मैप दिखाया गया है कि जैसे इसमें क्या दिखा रहा है कि जैसे पृथ्वी का जो आकार है उसमें क्या है, जब गति हो रही है तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्वत पठार ये बन रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या हो रहा है कि जब आपस में पृथ्वी का ये मान लीजिए कुछ भाग है पृथ्वी है, तो जब ये इधर से ये मान लीजिए ये टक्कर है। एक सेकंड, इसको फिर से लेते हैं मैप को। अगर पृथ्वी का जो भाग रहेगा तो अगर ये पृथ्वी है तो मान लीजिए ये पृथ्वी पूरी रहेगी तो कुछ इधर से भाग जाएगा और कुछ इधर से जाएगा, तो जहाँ पे दोनों टकराएंगे वो भाग ऊपर उठेगा। इसी प्रकार से पर्वत और पठारों का निर्माण होता है। कुछ यही इसमें बता रहा है। आगे देखेंगे हम कि आगे बढ़ेंगे। इसमें जैसे मैप में कुछ दिखाया है कि जो जल संधियाँ हैं, तट हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। जो दूसरी परत की बात कर रहे हैं, जो दूसरी बात कर रहे हैं वाह्य प्रक्रिया स्थल के रूप में लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। वाह्य प्रक्रिया जैसे पृथ्वी का क्या है कि लगातार बन रहा है, टूट रहा है, उसी की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन का मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी के कुछ भाग हैं वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। जब टूटता है, टूट के कारण किसी कारणवश बिखराव होता है या अलगाव होता है, उसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, जिसे निक्षेपण, मतलब जब कोई ज़मीन है अगर यहाँ से कट के बाहर जाएगा तो वहाँ जो ज़मीन नीचे हो जाएगी उसे निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत करते हैं। तात्पर्य है कि जब कोई पृथ्वी का जो भाग है तो कहीं ज़्यादा उठ गया, पर्वत बन गया, कहीं ज़मीन पड़ गई, सीधी समतल पड़ गई, पठार बन गई, तो कहीं अगर पूरा खाली क्षेत्र है एकदम से तो वह मैदान बन गया है।
अब इसको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ प्रयोग दिया है, इसे आप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसमें जो पर्वत के बारे में बात किया है, पर्वत क्या होता है उसको देखेंगे। पर्वत ये चीज़ें इस दिया है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। मतलब जो पर्वत है कहीं न कहीं ऐसा नहीं है किसी मनुष्यों ने बनाया, वो प्राकृतिक रूप से उसका निर्माण हुआ है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आकार चौड़ा होता है। मतलब जो पर्वत है तो कहीं न कहीं उसका जो शिखर होता है वो जो ऊपर की बात करें छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। आधार चौड़ा होता है, मतलब जहाँ से निकलेगा वो तो चलेगा ही। जैसे अभी आगे चौड़ा होता है, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जैसे ऊंचाई पे जाने पर पर्वतीय क्षेत्र जिस पे बर्फ़ है तो वहाँ कहीं न कहीं ठंडी ही रहेगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। अच्छा, बर्फ़ जमी है तो कहीं न कहीं उससे जो पानी का रिसाव होगा उसी से नदियों का निर्माण होता है, क्योंकि बर्फ़ है उसी से पानी चलते चलते और धीरे धीरे बर्फ़ है तो पानी के रूप में बदलेगा तो नदियाँ का निर्माण होता है। इन नदियों को हिमनद कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। भाई जलवायु कठोर है, रहन सहन रहना मुश्किल है, इसलिए कम रहते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। अब ये देखिए इसका कुछ दिया है, पर्वत के बारे में कुछ मैप दिया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ये दिया है कि कहीं न कहीं पर्वत जो होते हैं तो एक क्या होते हैं कि ज़मीन के आपस में टकराने से, इधर से गया इधर से टकराया, और जो ज़मीन से टकराने के बाद यहाँ से जो पर्वत बना, एक ये पर्वत है वलित पर्वत। ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैग्मा है, ज़मीन है, ये ज़मीन ले लेते हैं, ये ज़मीन है और ज़मीन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्मा तैयार हो रहा है। जब मैग्मा तैयार हो रहा है तो जब ये मैग्मा तैयार होगा तो कहीं ना कहीं ये बाहर निकलेगा, और जैसे ही मैग्मा निकलेगा तो ये बह के तैयार होगा। तो ये वलित पर्वत होता है, मतलब बह के तैयार होने वाला, यही बताया गया है इसमें। जैसे भूपरपट्टी ऊपर का भाग हो गया, वलित पर्वत जो बह के तैयार होता है। तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो मिट्टियों के दबाव या सिकुड़न से होते हैं, तो कई कुछ पर्वत वहीं पर मैग्मा के द्वारा निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। अब जैसे हिमालय सबसे बड़ा उदाहरण है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हर पर्वत एक ही ऊंचाई के या एक ही आकार रहेंगे, उनका जो है अलग अलग होता है। अब देखेंगे मुख्य टॉपिक जो है पर्वत के 3 प्रकार के होते हैं। जो पर्वत है मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रांशोत्थ पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। देखिए वलित पर्वत तो वही हुआ कि जो मैग्मा से तैयार होकर बना हो, और ज्वालामुखी का क्या है, विस्फोट जैसे होता है। तो इसमें देखेंगे, अब इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी है। आप जानते भी होंगे कि अरावली जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं। मतलब इन पर्वतों की जो यहाँ पे बात किया है, कहीं न कहीं ये सारे पुराने पर्वत हैं जो ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसके बाद देखेंगे, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब वृत्सोहत पर्वतों का निर्माण होता है।
ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका। ये थोड़ा सा शब्द थोड़ा टफ है, लेकिन ये थोड़ा सा याद कर लें। द्रोणिका और जो है धसे हुए को उत्कंठ, ये थोड़ा टफ है, इसे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिया है पर्वतों के बारे में, आइए इनको देखते हैं। ये पर्वत जो दिया है इसमें दिया उत्खंड पर्वत, द्रोणिका भ्रंश। ये मतलब पर्वतों का कहीं ना कहीं है कि जैसे अगर नीचे मैग्मा है तो किस प्रकार से वो निकलता है, निकलने के बाद जब लेयर बनती है तो वो सब बन के तैयार होता है, कुछ इस प्रकार से बताया है। क्योंकि पर्वत ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा उसमें से लावा निकला और बन के तैयार हो गया, कहीं ना कहीं वो परत दर परत तैयार होंगे, तो उसके परत दर परत तैयार होते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। इसको देखते हैं, इसमें क्या टॉपिक दिया है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। अच्छा, ये दिया है पर्वत लाभदायक होते हैं, मतलब पर्वतों के बारे में दिया है। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में स्थित हिम नदियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादक होते हैं। मतलब जो जब कोई पर्वत होगा तो पर्वत जो बनेंगे तो उसमें जो पौधे होंगे, पौधों के बारे में बताया गया है कि पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। उसमें अलग अलग प्रकार के जो हमें प्राप्त होते हैं, चारा जो है, मतलब जो चारा हो गई, लकड़ियाँ हो गई, अच्छे पौधे हैं तो उनसे क्या क्या प्राप्त होते हैं वही दिया है। ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पादक जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्वत से अगर कुछ हमें प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं जो वहाँ पे घूमने जाते हैं उनको इससे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वहाँ पे घूमने जाते हैं, उसी से मतलब है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे यहाँ दिया है ना, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर्स राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। अब ये देखिए जो सब चीज़ें होती हैं ये दिया गया है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? इसके बारे में है। इसमें थोड़ा सा देखेंगे, ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, और ये क्या है, हाँ ये दिया है यहाँ पे पर्वतों का ढेर। अब ये वही चीज़ है जैसे पृथ्वी के बीच देखिए मैग्मा तैयार हुआ। अब मैग्मा तैयार होने की वजह से जब ये विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद ये लावा के रूप में बाहर निकलता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। वहीं पर देखिए ज्वालामुखी, मतलब ये एकाएक ज्वालामुखी विस्फोट हो जाना, एक विस्फोट हो सकता है और एक मैग्मा के रूप में तैयार होता है, वही बताया है। अब हम बात करेंगे पठार की बात करेंगे। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। मतलब दक्कन का पठार जो है वो बहुत पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया, युगांडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 तक मीटर तक है। बहुत पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। जो पठार बने होते हैं पुराने होते हैं तो उसमें खनिज की प्रचुरता रहती है। यही कारण है कि विश्व के कई खनन क्षेत्र पठारों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ भी, यहाँ से क्वेश्चन क्या बने, छोटा नागपुर पठार किस लिए जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडारण पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात कर्नाटक में जोग, ये थोड़ा सा इसको नोट करते ध्यान देंगे, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, हाँ, छोटा नागपुर पठार, ये सब थोड़ा सा ध्यान देंगे। के उदाहरण हैं आगे। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मतलब जो अच्छे अच्छे घूमने वाले के स्थान होते हैं उनकी बात कर रहा है कि जहाँ पे पर्यटक लोग घूमने या टहलने के लिए जाते हैं। अब बात करेंगे मैदान की। मैदान क्या है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायता नदियों के द्वारा मैदान, जैसे कि नदियों के क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई नदी विशेष क्षेत्र में बह के आई तो वहाँ पे सैलाब या लाई एक क्षेत्र का निर्माण करती है। अब क्षेत्र का निर्माण करेगी तो मिट्टी चूँकि एक उपजाऊ मिट्टी रहेगी तो वहाँ पे जो मैदान का निर्माण होता है उपजाऊ मैदान होता है। नदी पर्वत के ढालों तथा नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ धोए जाने वाले पदार्थों को, पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। मतलब जब कोई नदी चलती है तो अपने साथ वो किसी को नहीं देखती, जो मिला सबको लेके गई, कंकड़ पत्थर जो चीज़ें हैं सब लेके जाएगी और कहीं न कहीं एक जहाँ उसका पानी का फ्लो स्लो रहेगा वहाँ पे जाके उसे स्थापित कर देगी। वहाँ जब स्थापित करेगी तो उस क्षेत्र में जो मैदान का निर्माण होगा उसे जो है एक मैदान का निर्माण होगा। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ क्यों होते हैं? क्योंकि नदियों के द्वारा, जैसे कछार होता है उनके द्वारा जो सैलाब लाया जाता है उससे निर्माण होता है, इसलिए जो है वो उपजाऊ होते हैं। यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का, चीन का ये नदी है यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है क्योंकि वह उपजाऊ भी होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए, मकान और खेती के लिए वहाँ पर प्रचुरता रहती है मिट्टी और पैदाशी की। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह खेती के लिए भी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा के मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो गंगा का मैदान है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है। अब देखिए यही बात किया है, यहाँ पर क्या दिखाया, मैदान। यहाँ पे देखिए ऊपर किस तरह से किस चीज़ के वृक्ष हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ है, ये सब क्या है, उपजाऊ जमीन है जिसको दिखाया है। अब देखेंगे स्थल रूप एवं लोग।
स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि समतल होता है कहीं न कहीं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? अब इसमें से जो पूछ रहा है कि जो लोगों को रहन सहन है विभिन्न स्थल वाले रहने वाले लोगों के साथ क्या अंतर है, उसको पूछा है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाशक कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, इसी प्रकार के लोगों को कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब कहीं नदियों किनारे कहीं भी आप जाके देखेंगे तो इस समय क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, सारा कचरा सिर्फ नदियों में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, नदियों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वही बता रहा है प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देती है। इन्हें प्रकृति से इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। मतलब जिस प्रकार से जब नदियों के द्वारा जो मैदान बना, उसके बाद वहाँ रहन सहन की व्यवस्था हुई और उसके किनारे फिर जो नदियाँ हैं वही मनुष्य वहाँ पे उसको प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे नदियों को संकट में आ रही हैं, अब प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। तो इससे दूर रखने के लिए उपाय है, बताया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ दिया है, इसको एक्सरसाइज है, इसको जाने देते हैं। ये सब देखिए, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पर्वत है। देखिए घर बन गए, ये पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र ये रहा, उसके बाद यहाँ पे घर बने, मैदानों में घर बने, और ये देखिए किस प्रकार से ये लोग बोटिंग कर रहे हैं। ये सारा वही क्षेत्र दिखाया गया है। अब ये देखिए मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार से सड़कों बनाने, अब ऊबड़ खाबड़ रहेगा, पहाड़ में तो सड़क बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन मैदानी भाग में देखिए कितनी आसानी से सड़क बनाया जा सकता है। हाँ, जो मैदान खाली भाग पड़े हैं, ये क्या है, चारागाह है, यहाँ पे पशुओं के लिए चारागाह हो गया है। तो ये इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है आज। यहाँ पे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में हो सके तो शेयर भी करिएगा। तो आज की क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।